आजकल चीन का डीप सीक ट्रेंड में है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में तहलका मचा रखा है। पहले से मौजूद अमेरिकी चैटबॉट्स की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती है, एक्यूरेट है, आसान है। एक्यूरेसी और आसान पे तो हम डिस्कस करते रहेंगे, किफ़ायती तो है ही। सबसे बड़ी बात कि इसको यूज़र्स के लिए फ्री रखा गया है। जिस सर्विस के लिए ओपन एआई जैसी कंपनियां $200 पर मंथ तक चार्ज कर रही हैं, डीप सीक उससे फ्री में मुहैया करा रहा है। इसके चलते दिग्गज एआई कंपनियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द डीप सीक का जवाब खोजना पड़ेगा, वरना उनकी प्रासंगिकता खत्म भी हो सकती है। लेकिन डीप सीक को सारी कसौटियों पर परखा जाए तो इसकी हाइप भी बुलबुले की तरह लगती है। इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। चीन से जुड़े गंभीर सवालों पर डीप सीक हाथ खड़े कर देता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी या चीन के नेताओं से जुड़े सवालों पर भी वो जवाब नहीं देता। भारत चीन विवाद को लेकर उसकी बाध्यताएं हैं, जबकि ये डेटा ओपन सोर्स पर उपलब्ध है। चैटबॉट्स को इन्हीं ओपन सोर्स डेटा के आधार पर ट्रेन किया जाता है। बावजूद इसके डीप सीक को सेंसर किया गया, यानी चाइनीज फायरवॉल का असर यहां भी है। आज हम डीप सीक की लिमिटेशंस पर बात करेंगे, जानेंगे कि भारत से जुड़े सवालों पर यह कैसे रिएक्ट करता है और क्या चीन की सरकार ने इसे सेंसर कर दिया है और डीप सीक को लेकर और दूसरी कौन सी आशंकाएं जताई जा रही हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज कहानी डीप सीक की। एक चीनी कंपनी है जिसकी स्थापना 2023 में हुई। इसके फाउंडर हैं लियांग वेनफोंग। उन्होंने डीप सीक बनाने से पहले हाई फ्लायर नाम की एक हेज फंड कंपनी बनाई थी। ये 100 बिलियन युआन का फंड जुटाने वाली पहली चीनी हेज फंड कंपनी बनी। हेज फंड कंपनियां बड़े बड़े निवेशकों का पैसा मार्केट में लगाती हैं। हाई फ्लायर के पास जब खूब सारा पैसा आ गया तो उसने मार्केट रिसर्च के लिए एक नई ब्रांच शुरू की, जिसका नाम रखा गया फायर फ्लायर। इसमें काम करने वाले लोग सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। सुपर कंप्यूटर चलाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है और ये चिप्स हर तरह के टेक प्रोडक्ट्स में लगी होती हैं। आपके फोन में भी हैं, फ्रिज में, कार से लेकर फाइटर जेट्स में भी। बेसिकली चिप्स इनके ब्रेन की तरह काम करते हैं। एआई चैटबॉट बनाने के लिए हजारों हजार चिप्स लगती हैं, वो भी अल्ट्रा मॉडर्न। हाई फ्लाई मार्केट रिसर्च के लिए चिप्स की जोर शोर से खरीदारी कर रही थी। कहां से कर रही थी खरीदारी? अमेरिका की एनवीडिया और दूसरी कंपनियों से। फिर 2023 में वेनफोंग को आइडिया आया। उन्होंने अपने रिसोर्स को एआई में डाइवर्ट करने का फैसला किया और इस तरह डीप सीक अस्तित्व में आया। 2023 में अमेरिका ने एआई की रेस में बने रहने के लिए चिप्स का एक्सपोर्ट कंट्रोल कर लिया, लेकिन डीप सीक ने इसका भी रास्ता निकाला। उन्होंने पुरानी चिप्स की मदद से चैटबॉट बनाना शुरू किए। वेनफोंग ने इस काम के लिए चीनी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अब ये इस्टैब्लिश लोगों के पास भी नहीं गए। हुआ क्या इससे एक तो खर्च बच गया और दूसरा उन्हें मिशन के लिए काम करने वाले लोग मिल गए। मिशन मोड, जो नौकरी को नौकरी की तरह नहीं जुनून की तरह करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लोग बहुत सीरियसली ले नहीं रहे थे, लगे रहे। आखिरकार 2024 के अंत में वो अपना चैटबॉट लॉन्च करने में सफल रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीप सीक एआई को बनाने में 50 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इसी काम के लिए ओपन एआई ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में अरबों खरबों का खर्च अलग से हुआ होगा उनका। डीप सीक ने साबित किया कि इसके लिए बहुत बड़े निवेश और अत्याधुनिक चिप्स की जरूरत उतनी भी नहीं है। ये लिमिटेड रिसोर्सेस में भी किया जा सकता है काम। इसी वजह से एआई की दुनिया के मजे खिलाड़ियों की हालत पतली हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान चिप कंपनी एनवीडिया को उठाना पड़ा। 2 दिनों में उसके शेयर्स में 25% तक की गिरावट आई। बाकी एआई कंपनियों पर सब्सक्रिप्शन फी कम करने का दबाव बढ़ गया। अमेरिका और ब्रिटेन में एप्पल स्टोर पर डाउनलोडिंग के मामले में डीप सीक ऐप पहले नंबर पर है। कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी अब गुजरे जमाने की बात भी हो सकता है। लेकिन ये कहानी का एक ही तो पहलू है, चमकदार लग रहा है। दूसरा पहलू काफी स्याह है और इसी ने एआई कंपनियों की उम्मीद को बचा कर रखा है। दरअसल डीप सीक एआई चीनी सरकार की पॉलिटिक्स के हिसाब से काम करता है। यह सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े सवालों को टालता है। चीन में घटी विभत्स घटनाओं जैसे तियानमेन नरसंहार और माओ की सांस्कृतिक क्रांति पर भी कोई जवाब नहीं देता। मतलब चाइनीज फायरवॉल यहां पर भी काम कर रही है। हमने डीप सीक से हिंदुस्तान से जुड़े सवाल भी पूछे, जैसे हमने 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में पूछा। इस पर डीप सीक का जवाब था, सॉरी आई एम नॉट श्योर हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन येट, लेट्स चैट अबाउट मैथ, कोडिंग एंड लॉजिक प्रॉब्लम्स इंस्टेड। कई बार सवाल पूछने पर अलग अलग जवाब आए, लेकिन हर जवाब एक बहाना था। कई बार तो डीप सीक जवाब देना शुरू करता है, फिर बीच में ही रोककर माफी मांग लेता है। इसीलिए मैंने चाइनीज फायरवॉल कहा था।
डीप सीक को लाजवाब कर देने वाले सवालों की एक लंबी श्रृंखला है और इनमें से कई हिंदुस्तान से जुड़े हैं। मसलन जब हमने अरुणाचल प्रदेश, ताइवान और कश्मीर पर डीप सीक से जानकारी मांगी, उसमें भी उसका जवाब सेम ही था। इन मुद्दों पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। कहने का मतलब ये कि जो विषय चीन की सरकार को सूट नहीं करते, उनके बारे में बताने से एकदम मना किया गया है। इसी तुलना में चैट जीपीटी कहीं ज्यादा ओपन और डेमोक्रेटिक है। वो भी ओपन सोर्स डेटा के आधार पर ही काम करता है, लेकिन वहां चीजें किसी सरकार के हिसाब से सेंसर्ड नहीं है। अमेरिकन चैटबॉट्स पर जाकर आप अमेरिका में ही हुई गलत चीजों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं और बड़े डिटेल में बताते हैं कि किस तरह ब्लैक्स पर अत्याचार हुआ। चीन अर्थव्यवस्था और आबादी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान रखता है, क्षेत्रफल में तीसरा। उसे 21वीं सदी में नई महाशक्ति के तौर पर अब देखा जाता है। चीन का पूरी दुनिया के साथ कारोबार चलता है, इसलिए दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन उसका चैटबॉट इस तरह डिजाइन किया गया है कि अधिकांश चीजें उपलब्ध नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसके चलते डीपसीक की उपयोगिता और उसके प्राइवेसी फीचर सवालों के घेरे में है। जैसे कि आपने अभी देखा, डीपसीक के पास चीन से जुड़े विवादित सवालों का कोई जवाब नहीं है, पूरी तरह सेंसर किया गया। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि जिन सवालों के जवाब वो दे रहा है उसमें झोल नहीं होगा। दूसरी बात, डीप सीक का जैसा बिहेवियर पैटर्न है, ऐसा लगता है कि इसका मकसद चीन सरकार के इशारों पर चलना है। चाइनीज ऐप्स को लेकर पहले भी चिंताएं रही हैं कि वो यूजर्स का डेटा चीन सरकार के साथ शेयर करती हैं। इसी आधार पर भारत ने टिकटॉक को बैन किया था। 2025 की शुरुआत में अमेरिका ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 75 दिनों की मोहलत दे रखी है। इस समय सीमा में टिकटॉक का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी को देना होगा, यह कारोबार समेट कर निकलना पड़ेगा। बहरहाल, जैसी चिंता टिकटॉक को लेकर जताई जा रही थी, वो डीप सीक के मामले में साक्षात दिख रहा है। अगर सरकार ओपन सोर्स डेटा को सेंसर कर सकती है, तो यूजर्स का डेटा लेने में उसे कितनी मुश्किल हो सकती है। चीन का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ सरकार को इसकी इजाजत भी दे देता है। चीन की सरकार इस डेटा का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन वॉर या प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करती है। जानकारों का कहना है कि ये डीप सीक का शुरुआती दौर है, इसलिए इसके पीछे भागने की बजाय इसे पूरी तरह से जांच परख लिया जाना चाहिए। भले ही डीप सीक फूल प्रूफ ना हो, लेकिन इसने एआई के बने बनाए नियमों को चुनौती तो दे ही दी है। इसने एआई को लेकर बनाया हवा भी खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में डीप सीक से बेहतर और ज्यादा किफायती मॉडल्स मार्केट में आने की उम्मीद है, लेकिन तब भी यह सवाल कायम रहेगा कि क्या वो लोकतांत्रिक और अनसेंसर्ड होंगे और क्या उन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। डीप सीक को लेकर और क्या अपडेट्स हैं, आपको वो भी बता रहे हैं। ओपन एआई ने इल्जाम लगाया कि डीप सीक ने अपने चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए ओपन एआई की टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर डीप सीक के प्रभाव की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले यूएस नेवी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपने स्टाफ को डीप सीक यूज करने से रोक दिया है। इटली ने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर डीप सीक से जवाब मांगा है। उसने पूछा कि कंपनी यूजर्स की प्राइवेसी को कैसे सुरक्षित रखेगी। डीप सीक का चैप्टर यहीं तक। अब बोनस खबरों पर चलते हैं। पहली खबर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी से है। ये सेंट्रल अफ्रीका में बसा है। डीआरसी अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा बड़ा देश है। आबादी लगभग 11 करोड़ है और जमीनी सीमा 9 देशों से इसकी मिलती है। डीआरसी में पिछले कुछ दिनों से विद्रोही गुट M23 ने तबाही मचाई हुई है। वो पूर्वी सीमा पर स्थित गोमा शहर पर चढ़ाई कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। इनमें एक गवर्नर और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 13 जवान भी थे। गोमा डीआरसी के नॉर्थ किवू प्रांत की राजधानी है। यहाँ पर गोल्ड, टिन और कॉल्टन के बड़े भंडार हैं। कॉल्टन का इस्तेमाल फोन और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने में होता है। अगर गोमा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, फिर इन मिनरल्स की सप्लाई रुक सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इस लड़ाई में रवांडा का भी नाम आ रहा है। उसकी क्या भूमिका है? गोमा डीआरसी और रवांडा की सीमा पर है। 1994 में रवांडा में बड़ा नरसंहार हुआ। मेजॉरिटी हुतु आबादी ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय को खत्म करने की कोशिश की। नरसंहार के शुरुआती 100 दिनों में 10 लाख लोगों की हत्या हुई और ये नरसंहार तब रुका जब तुत्सी विद्रोही गुट रवांडन पेट्रियाटिक फ्रंट आरपीएफ ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और तब से रवांडा में आरपीएफ की सरकार है। आरपीएफ के लीडर पॉल कगामे सन 2000 से आज तक रवांडा के राष्ट्रपति हैं। खैर, नरसंहार में शामिल बहुत सारे लोग आरपीएफ के कब्जे से पहले ही रवांडा छोड़कर भाग चुके थे। उन्हें गोमा में शरण मिली। गोमा में बहुत सारे तुत्सी रहते थे। उन्हें लगा कि अब हमारे अस्तित्व पर खतरा आएगा और उनमें से कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए और इस तरह बना M23। दूसरी तरफ रवांडा से भागे हुतु गुटों ने डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा FDLR बना दिया।
रवांडा सरकार का इल्जाम है कि यह गुट ईस्टर्न कॉन्गो में आज भी एक्टिव है। उन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरकार संरक्षण दे रही है, इससे हमारी सुरक्षा खतरे में आ रही है। उधर डीआरसी का आरोप है कि M23 को रवांडा सपोर्ट करता है, उसने उनकी मदद के लिए फौज भी भेजी हुई है। इसलिए 28 जनवरी को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रवांडा के पॉल कगामे को फोन मिलाया, उनसे अपील की कि वो M23 को सीज फायर के लिए मनाएं। कगामे ने कहा कि बातचीत प्रोडक्टिव रही, सीज फायर वक्त की जरूरत है, लेकिन हाल फिलहाल हिंसा थमने की कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही है। 29 जनवरी को केन्या ने डीआरसी और रवांडा के राष्ट्रपति की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे मसले सुलझाने का प्लान था। केन्या मध्यस्थता करने वाला था, मगर दोनों नेताओं ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। बातचीत की संभावना अब तो लगभग खत्म लग रही है। वैसे पहली बार नहीं जब M23 ने गोमा पर कब्जा किया हो। 2012 में भी उसने कई दिनों तक गोमा को अपने कंट्रोल में रखा था, तब रवांडा पर दबाव बनाया गया और उसके बाद ही कब्जा हटा, लेकिन झगड़ा कभी खत्म नहीं हुआ। छिटपुट लड़ाइयां चलती रहीं। अब की दफा लड़ाई निर्णायक मोड़ पर लगती है। अमेरिका और यूएन ने शांति बरतने की अपील की है। रवांडा को M23 का सपोर्ट बंद करने के लिए कहा जा रहा है। अगर बात नहीं बनती तो जंग तय नजर आ रही है और ये जंग अफ्रीका के साथ साथ बाकी दुनिया को भी प्रभावित करेगी। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। हमें अब विदा दीजिए। अभिषेक ने आज का एपिसोड लिखा था, इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। खबर गांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।